हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज हुई मार्जिनल कॉल नाम की मूवी को, जिसमें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ठीक 24 घंटे पहले की थ्रिलिंग और इमोशनल कहानी को दिखाया गया है, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये फिल्म उन संघर्षों और अहम फैसलों को सामने लाती जिन्होंने इतिहास की इस फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दिया था। इस वीडियो में आप बैंकिंग की हाई स्टेक्स दुनिया को देखें और फाइनेंशियल चैलेंज जानें कि कैसे बैंकों ने पैसों का खेल खेला और इस तबाही को जन्म दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक इन्वेस्टमेंट बैंक को दिखाते, जहां एक एक करके कई सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जा रहा था, जिसे देखकर एम्प्लॉयज अपनी जॉब जाने के डर से परेशान थे, क्योंकि जल्द ही मार्केट क्रैश होने वाला था। और ये सिचुएशन साल 2008 के क्रैश से एक दिन पहले की थी। इसी बीच हम विल एमर्सन नाम के एक आदमी को देखते, जिसकी नजरें दो एम्प्लॉयज पर टिकी हुई थी। विल उनसे पूछता है कि क्या कभी तुम लोगों ने ऐसी कोई सिचुएशन फेस की है, जिस पर वो दोनों घबराते हुए मना कर देते। विल उन्हें एडवाइस देता है कि टेंशन मत लो, बस अपने काम पर ध्यान दो। वहीं एक ही दिन में रिस्क एनालिसिस डिपार्टमेंट के करीब 80% एम्प्लॉयज अपनी जॉब से निकाले जाते और बैंक महज 24 घंटों में अपने वर्क फोर्स के 40% एम्प्लॉयज को निकाल देती। सिर्फ यही नहीं, रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड एरिक डेल को भी बात करने के लिए बुलाया जाता है, जो कि 19 साल से यहाँ पर काम कर रहा था। तभी एक लेडी एरिक को बताती है कि आपको भी इस मुश्किल हालात में जॉब से निकाला जा रहा है। ये सुन एरिक उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर मैं चला गया तो उस मॉडल का क्या होगा जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर दो औरतें उसको समझाती है कि हमारी आपसी कोई रंजिश नहीं है, बस बैंक इस वक्त लॉस से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल रही है। एरिक भी ज्यादा बहस ना करते हुए अपने कमरे में चला जाता है और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगता है। इसी बीच विल एरिक के पास आकर कहता है कि मुझे सच में तुम्हारी नौकरी छिन जाने का बहुत दुख है। ये सुनकर एरिक उससे पूछता है कि मुझे जॉब से निकालने का आइडिया किसने दिया था, जिस पर विल सैरा का नाम लेता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ही एक ऑफिसर थी, जिससे एरिक के मन में सैरा के लिए नफरत पैदा हो जाती। वहाँ से जाते वक्त पीटर और ब्रैगमैन नाम के दो एम्प्लॉयज एरिक को अलविदा कहने आते हैं और पीटर एरिक से कहता है कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पीटर के ये शब्द एरिक के दिल में घर कर जाते और लिफ्ट से जाते वक्त वो पीटर के हाथ में एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें एरिक के प्रेजेंट मॉडल का सारा डेटा मौजूद था, जिसे वो अलर्ट रहने की सलाह देकर एरिक वहां से रवाना हो जाता है। अब बिल्डिंग के नीचे आकर जब वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन भी बंद कर दिया गया है। ये देख एरिक का शक सैरा पर जाता है। जब वो सैरा से पूछता है कि क्या तुमने मेरा फोन बंद किया है, तो वो साफ इनकार करती थी, पर एरिक जॉब जाने का जिम्मेदार सैरा को मानकर उसे भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बैंक की एक ऑफिसर सैम को देखते हैं, जिसे कॉल आता है कि उसके डॉग की हालत काफी नाजुक है और उसे कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर सैम काफी बेचैन हो जाता है। इतने में विल आकर उसको बताता है कि बैंक के 80% एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, अब सिर्फ 33 लोग ही बचे हैं। उन सभी का हौसला बुलंद करने के लिए सैम उनके पास जाकर कहता है कि आपको इस मुश्किल हालात से डरना नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए कि आपको जॉब से नहीं निकाला गया है। आप लोगों के पास खुद को बेस्ट प्रूव करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। सैम की बातों से सभी एम्प्लॉयज बहुत खुश होते और जॉब बच जाने की खुशी में रात को एक पार्टी रखते, लेकिन सिर्फ दो लोग इस पार्टी में शामिल नहीं होते। एक था सैम, जो अपने डॉग के पास मौजूद था, जबकि दूसरा था पीटर, जो बैंक की कुछ जरूरी फाइल्स चेक कर रहा था, क्योंकि एरिक ने पेन ड्राइव देते हुए उसे सतर्क रहने की सलाह दी थी। लेकिन क्यों? अब इसी का सवाल जानने की जब पीटर कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि मौजूदा वक्त में जो रिस्क प्रोफाइल की कैलकुलेशन है वो पूरी तरह से गलत है और जल्द ही बैंक को इतना बड़ा लॉस होने वाला है कि वो बैंकरप्ट हो सकता है। पीटर अपने सभी साथियों को जल्दी से वहां पर बुला लेता है और उन्हें बैंकरप्सी की खबर देता है। साथ ही में वो ये भी खुलासा करता है कि मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका मतलब ये था कि एसेट्स में फर्म की पोजीशन ओवर लेवरेज्ड हो गई है और इसके कारण अब फर्म जल्द ही बैंकरप्ट होने वाली है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने में सिर्फ एरिक ही उनकी मदद कर सकता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि ओवर लेवरेज्ड क्या होता है। ओवर लेवरेज्ड का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो, जिसकी वजह से उसे वो कर्ज चुकाने में मुश्किल आने लगती। साधारण शब्दों में, जब कोई कंपनी या फिर व्यक्ति अपने पास जितनी पूंजी होती है उससे कहीं ज्यादा उधार लेकर काम करता है तो उसे
ओवर लेवरेज्ड कहा जाता है। अब यही सिचुएशन इस बैंक के साथ आ गई है। अब ये लोग एरिक से बात करने के लिए उसको कॉल करते हैं, पर अफसोस उसका फोन बंद होता है। इसलिए अब वो उसके घर पर फोन घुमाते हैं और एरिक की वाइफ बताती है कि एरिक तो सुबह से घर आया ही नहीं है। ये सुनकर विल समझ जाता है कि इस वक्त वो कहाँ हो सकता है। इसलिए वो पीटर और ब्रेगमैन को एक बार में जाने को कहता है, जो एरिक का पसंदीदा बार था, और फुर्सत में वो वहीं पर वक्त गुजारना पसंद करता था। एरिक की तलाश में पीटर ब्रेगमैन को लेकर बार की तरफ निकल जाता है और फिर विल बैंकरप्सी की खबर सैम को भी देता है, जो बेचारा डॉग को खोने के कारण गम में डूबा हुआ था। लेकिन जब विल इसे इमरजेंसी कहकर जल्द से जल्द ऑफिस आने को कहता है, तो सैम रात के 11 बजे बैंक पहुंच जाता है और विल उसे स्क्रीन पर सभी लॉसेस की कैलकुलेशन दिखाता है, जो बैंक के पूरे सिस्टम को क्रैश करने वाली थी। ये देखकर सैम के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो विल को ऑर्डर देता है कि तुरंत यहाँ पर पीटर को बुलाओ, क्योंकि उसी ने इस पूरी सिचुएशन का खुलासा किया था। दूसरी ओर हम पीटर को देखते हैं, जो कि ब्रेगमैन के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था। दोनों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि इनकी उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर एरिक मौजूद नहीं था। इसलिए दोनों खाली हाथ ही वापस बैंक में आ जाते। इसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती, जिसमें ऑफिस के सभी बड़े बड़े अफसरों को बुलाया जाता और इस मीटिंग में सैरा भी शामिल होती है। वहीं पर मौजूद डिवीजन हेड, जिसका नाम जेरेड है, रिस्क मैनेजमेंट के हेड, एरिक के बारे में पूछते, जिस पर सैम बताता है कि उसे आज ही जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन वो जाते समय अपने मॉडल की पेन ड्राइव पीटर को सौंप गया था और पीटर के एनालिसिस करने पर ही इस पूरी सिचुएशन का खुलासा हुआ है। जेरेड सैरा से पूछता है कि क्या ये इक्वेशन सही है। इस पर सैरा उन पेपर्स को चेक करने के लिए कुछ टाइम मांगती है। अब रात के करीब 2 बज चुके थे। जेरेड सैम से पूछता है कि इस पूरे हालात को कंट्रोल करने में तुम्हारी टीम को कितना समय लगेगा। अब जिस तरह की ये मुश्किल सिचुएशन थी, इसे सॉल्व करने के लिए कई हफ्तों का वक्त चाहिए था। इसलिए सैम उससे 2 हफ्तों का वक्त मांगता है, लेकिन जेरेड जानता था कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि उसको डर था कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंक के दिवालिया होने की खबर बाहर पता चल गई तो उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। लेकिन सैम उसको समझाता है कि हमारा काम लेन देन का है, इतनी जल्दी इस पूरे मामले को सुलझा पाना नामुमकिन है। जेरेड सैरा से पूछता है कि इस पूरे एसेट्स की तुम कितनी कीमत लगाना चाहोगी अगर हम इसे बेच दें तो। इस पर सैरा कहती है कि पूरे एसेट्स की कीमत को एनालाइज करने के लिए भी मुझे कुछ हफ्तों या फिर महीनों का वक्त लग सकता है। जेरेड इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए विल, पीटर और ब्रेगमैन को मीटिंग रूम से बाहर भेज देता है। अब तीनों बाहर खड़े होकर ये सोचकर परेशान होते हैं कि आखिर मीटिंग में चल क्या रहा है। इधर जेरेड फैसला करता है कि वो जितने भी प्रॉब्लमैटिक एसेट्स हैं उन सबको बेच देगा, लेकिन सैम इसके लिए राजी नहीं होता है। जेरेड उसको समझाता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एसेट्स को बेचने से पहले जेरेड सैरा और उसके एक साथी को फाइल्स को चेक करने का ऑर्डर देता है, वो भी सिर्फ 45 मिनट में। उसकी बात मानकर दोनों सभी फाइल्स को लेकर वहां से चले जाते। इधर हम विल, पीटर और ब्रेगमैन को देखते। वहीं पीटर को अपने ऑफिस के बैंकरप्ट होने का डर सता रहा था, लेकिन विल उसको समझाता है कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और ऐसे हालात कई बार बने हैं, लेकिन हर बार हमारी टीम ने मिलकर इस बैंक को डूबने से बचा लिया है और इस बार भी वो लोग किसी न किसी तरीके से बैंकरप्ट होने से बैंक को बचा लेंगे। कुछ देर के बाद सारा फाइल्स को चेक करके जेरेड के पास आ जाती है और सैम के सामने उसको बताती है कि पीटर की फॉर्मूला और कैलकुलेशन एकदम ठीक है। हम सच में बहुत ज्यादा लॉसेस करने वाले हैं, हमें एरिक पर भरोसा करना चाहिए था। ये सुनकर सैम गुस्से में वहां से चला जाता है और जेरेड इन सब का जिम्मेदार सैरा को मानता है, क्योंकि उसने ही एरिक को जॉब से फायर किया था और मॉडल इनकम्प्लीट होने के चलते ये इस प्रॉब्लम को पहले से नहीं जान। सैरा भी जेरेड के इल्जाम को चुपचाप कबूल कर लेती और उसे पूछती है कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जेरेड को भी नहीं पता था कि अब आगे क्या करना होगा। इसीलिए जेरेड सभी टीम मेंबर्स को एक खास शख्स से मिलवाने के लिए ले जाता और वो सबको समझाता है कि तुम्हें इस मीटिंग में कुछ भी झूठ नहीं बोलना है और ना ही कुछ छिपाना है, जो भी सच है हमें वो बताना है। एक एक कर सब मीटिंग रूम में पहुंच जाते, जहाँ कई सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे जो इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काफी अहम थे। इसके बाद रूम में एंटर होते हैं फर्म के सीईओ
जॉन, जो आते ही इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि इस परेशानी को हमें कम से कम एक हफ्ते पहले ही सुलझा लेना चाहिए था। खैर, अब जॉन उस मास्टरमाइंड का नाम पूछता है जिसने इस प्रॉब्लम का राज सबके सामने खोला था। सैम पीटर का नाम लेता है और पीटर सबको असल प्रॉब्लम के बारे में बताता है और जॉन से कहता है कि आप रिस्क प्रोफाइल को बिना चेक किए ही आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हमें एसेट्स समय से ज्यादा रखने पड़ते हैं और इन्हीं एसेट्स के रखरखाव और रिस्क प्रोफाइल को नजरअंदाज करने की वजह से हमें आज इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में काफी ज्यादा रिस्क उठा लिया है और इनका जो रिस्क मॉडल था वो इस तरह से बनाया गया था कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। और अब कंपनी इस कगार पर खड़ी हो चुकी थी कि इस मीटिंग में सुबह के 3 बज जाते हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। इसीलिए जॉन फैसला करता है कि अब वो सभी एसेट्स को बेच देगा, क्योंकि कंपनी वैसे भी अब डूबने वाली थी। इसीलिए इनके पास अब सब कुछ बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि सैम उसको समझाता है कि ऐसा करने से पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा और वैसे भी हम वो एसेट्स बेच रहे हैं जिसकी अब कोई कीमत नहीं बची है। इस पर जॉन कहता है कि हम अपने एसेट्स आज की कीमत पर उन लोगों को बेचेंगे जो आज तक खरीदते आए हैं, जिससे हमारा लॉस काफी कम होगा। और अगर बिना एसेट्स को बेचे कंपनी डूबी तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जॉन का ये प्लान किसी को भी प्रॉफिटेबल नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर भी रिस्क था। पर जॉन अब अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता, इसीलिए सैम भी खामोश रहता। अब जॉन जेरेड को ऑर्डर देता है कि अभी 4 बजे है, तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर इस सेलिंग पर एक बेहतरीन प्लान तैयार करना है। साथ ही में एरिक को भी ढूंढने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वही इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता था। इसके बाद जॉन सैम से अकेले में बातचीत करता है और कहता है कि सैम, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हें जज्बाती होकर नहीं बल्कि एक सेल्समैन के तौर पर सोचना चाहिए। हमारा काम बेचने का ही है। लेकिन सैम अब भी उसको यही समझाता है कि अगर हमने ये एसेट्स बेच दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर जॉन अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद हम जेरेड और सैरा को देखते हैं, जो जॉन के फैसले को सुनने के बाद कश्मकश में कि आखिर उन्हें जॉन का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। सैरा जेरेड को समझाती है कि अगर हमने जॉन का साथ दिया तो सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी डूब जाएगी और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन जेरेड ना चाहते हुए भी जॉन के फैसले पर ही आगे बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि इस प्लान के अलावा किसी को कोई दूसरा प्लान समझ ही नहीं आ रहा था और समय बहुत कम बचा था। कुछ देर के बाद एरिक की वाइफ विल को कॉल करके बताती है कि एरिक घर आ गया है। इस पर विल उससे बात करना चाहता था, लेकिन एरिक किसी से भी बात करने से मना कर देता है। उधर सैम को भी पता चल जाता है कि एरिक घर पहुंच गया है। वो बहुत खुश होता है और विल से कहता है कि तुम ब्रैगमैन के साथ जाकर एरिक के घर जाओ और उसको यहाँ पर लेकर आओ। साथ ही में सैम ये भी कहता है कि एरिक के बारे में जॉन को कुछ मत बताना। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं, जो सैरा से बात करने के लिए उसके केबिन में जाता है और उसे कहता है कि तुम ट्रेडर्स को इस पूरी सिचुएशन के बारे में समझाना, वरना मैं इन सब का इल्जाम तुम पर ही डालूंगा। ये सुनकर सैरा कहती है कि मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने तुम्हें और जेरेड को 1 साल पहले ही सब कुछ बता दिया था और तुम लोग जानते थे कि हालात किस तरह के बन रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर जेरेड विल के पास आकर उसे एरिक के पास जाने से रोकता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम जॉन के फैसले के साथ हो? मुझे बस ये जानना है कि क्या सैम जॉन के फैसले के अगेंस्ट खड़ा रह पाएगा। इस पर विल उसको समझाता है कि सैम हमेशा सही फैसले लेता है, उसके लिए सही का मतलब सही है और वो वही करता है जो सबके लिए सही होता है, इसीलिए मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। इतना कहकर विल ब्रैगमैन के साथ गाड़ी में बैठकर एरिक के घर की ओर निकल जाता है। अब विल और ब्रैगमैन दोनों एरिक के घर पहुंच जाते हैं और विल जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देता है तो एरिक बाहर से सैर करता हुआ उसके पास आ जाता है। विल उसको बताता है कि पीटर ने तुम्हारे मॉडल को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उससे एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। ये सुनकर एरिक कहता है, मुझे पता था यही होने वाला है। फिर विल उसको बताता है कि जॉन ने सब कुछ बेचने का फैसला किया है और आज सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन सैम को उसका फैसला मंजूर नहीं है, इसीलिए उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। लेकिन एरिक साथ जाने से मना कर देता है। हालांकि विल उसको लालच भी देता है कि तुम अगर हमारी मदद करोगे तो तुम्हें इस काम के पैसे दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी एरिक इसके लिए राजी नहीं होता, इसीलिए मजबूरन विल को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। दूसरी ओर हम सैम को देखते हैं, जिसके पास फिर से जॉन आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे? दरअसल जॉन उसे अपने साथ इसलिए मिलाना चाहता था ताकि वो ट्रेडर्स को सैम की मदद से
अच्छे से समझा सके, लेकिन सैम अब भी उसे साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता। वही रास्ते में ब्रैगमैन विल से पूछता है कि क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस पर विल झूठ ना बोलते हुए सच कहता है और बताता है कि इसके बाद सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जॉब जा सकती है, लेकिन मेरी जॉब पर कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि मैं सालों से उनके लिए काम कर रहा हूँ और कई चीजों पर मेरा कंट्रोल है और मेरे हटते ही सब ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला जाएगा। इधर जॉब जाने का डर पीटर भी महसूस कर रहा था और वो सैम से आकर पूछता है कि क्या सच में हम सबको निकाल दिया जाएगा। इस पर सैम हाँ कहते हुए बताता है कि इस सिचुएशन के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ब्रैगमैन काफी परेशान होता है और वॉशरूम में बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो बाहर जेरेड बेफिक्र होकर शेविंग कर रहा होता है, जैसे उसे कंपनी डूबने का कोई अफसोस ही ना हो। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं जिसके पास एरिक आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका जो भी प्रॉफिट है वो सब कुछ डूब जाए क्योंकि कंपनी ने इसके कुछ खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली थी। अब सैरा अपनी गलती के लिए एरिक से माफी मांगती और एरिक भी हालात की गंभीरता को देख उसको माफ कर देता है। इसके बाद सैम अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश होने वाला है, इसलिए जॉन फैसला करता है कि फर्म के ज्यादातर एसेट्स को बेच दिए जाएंगे क्योंकि आने वाला फ्यूचर बहुत ही खतरों से भरा होने वाला है और इस खतरे की शुरुआत हमसे ही हो रही है। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि अगर आपने आपके हिस्से में आने वाले एसेट्स के 93% तक सेल कर दी यानी उन्हें बेच दिया तो आपके अकाउंट में बोनस के तौर पर 1.4 लाख डॉलर्स आ जाएंगे और अगर पूरी टीम ने 93% की सेल कर ली तो आपको 3 लाख डॉलर और दिए जाएंगे और वो भी एक साथ। सैम इमोशनल होकर कहता है कि अगर आपने इस टास्क को पूरा कर लिया तो समझ जाइएगा कि आपने अपनी नौकरियां खुद खतरे में डाल दी हैं क्योंकि सब एसेट्स बिक जाने के बाद ये फर्म बंद हो सकती है और फिर किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सैम अच्छे दिनों की बात करते हुए सभी एम्प्लॉयज की वर्किंग स्किल्स की खूब तारीफ करता है और उन्हें कहता है कि ये आखिरी मौका है पैसे कमाने का, इसलिए जितना हो सके कमाने की कोशिश कीजिए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि सैम तो एसेट्स को बेचने के खिलाफ था, लेकिन अब वो इसे बेचने के लिए आखिर क्यों कह रहा है? क्योंकि जॉन उसे ऐसा करने के लिए एक बड़ा अमाउंट ऑफर कर रहा है। पहले तो सैम इसके लिए साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब पीटर अपने जॉब के बारे में उससे डिस्कशन कर रहा होता है तब उसको रियलाइज होता है कि आज नहीं तो कल उसकी भी जॉब खतरे में आ सकती है। इसलिए वो बहुत सोचने के बाद ही फैसला लेता है और जॉन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सभी एम्प्लॉयज अपने अपने काम पर लग जाते हैं और एसेट्स को बेचने की जद्दोजहद करने लगते हैं, जिससे लोगों को इन सभी पर शक हो जाता है कि आखिर ये फर्म इतनी जल्दी एसेट्स क्यों बेच रही है। इसलिए अब फर्म एसेट्स को कम कीमत पर बेचना शुरू कर देती और ये प्लान इनका कामयाब हो जाता है। कई सारे एसेट्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं और जेरेड सैम के पास आकर उसको खुशखबरी देता है कि तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। ये सुनकर सैम गुस्सा हो जाता है और वहाँ से सीधा जॉन के पास जाता है। जॉन बेफिक्र होकर शांति से बैठा होता है और बड़े इत्मीनान से कहता है कि तुमने आखिर कर दिखाया, तुम्हारी वजह से हमारा प्लान कामयाब हो गया। सैम जॉन से इस काम के लिए उसे ऑफर किया गया पैसा मांग, जिस पर जॉन कहता है कि मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ और वक्त गुजारना होगा ताकि हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। वो उसे इस क्रैश के पहले के कई मार्केट क्रैश के इंसिडेंट गिनवाता है और कहता है कि ऐसे लॉसेस मैंने बहुत बार देखे, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सैम भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे भी अपने पैसे चाहिए थे। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, ये थी मार्जिन कॉल की पूरी कहानी, एक ऐसी रात की दास्तां जिसने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड की नींव हिला दी, जहां कुछ लोग अपने करियर और कंसाइंस के बीच फंस गए और कुछ ने अपनी जिंदगियां पैसों की कीमत पर बेच दी। ये फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती कि क्या वाकई एक कंपनी के सर्वाइवल इंसानियत से ज्यादा जरूरी है, और जब सिस्टम खुद लालच पर बना हो तो उसमें सही और गलत की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वेल, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।